Hello everyone and welcome back to the channel Online Vardhan. So today is the third class of CTPYQ series which we have started for the GATE 2023 and other state engineering services as well as for SSC JEE. ओके तो फिर आज के क्लास में हम क्या स्टार्ट करेंगे। आज के क्लास में हम कंक्रीट का टॉपिक स्टार्ट करेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में या SSC JEE में या इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछे गए हैं या फिर गेट में भी पूछे गए हैं तो वो सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ओके तो चलो आज का क्लास फिर स्टार्ट करते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज टू स्टेटमेंट्स एसोसिएटेड विद कंक्रीट आर गिवन। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रिगार्ड टू दीज स्टेटमेंट्स। फर्स्ट इज एज द कॉम्पैक्शन फैक्टर इंक्रीजेज स्लम्प डिक्रीजेस। ठीक है, तो अब ये क्या बोल रहा है कि हमारा जैसे जैसे कॉम्पैक्शन फैक्टर इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे हमारा स्लम्प डिक्रीज़ होता है। तो क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग। ठीक है, फिर अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट स्टेटमेंट में वो बोल रहा है कि द स्लम्प टेस्ट हेल्प्स इन क्वालिटेटिवली अंडरस्टैंड द सेटिंग टाइम ऑफ द कंक्रीट। ऑब्वियसली आपको पता है कि स्लम्प टेस्ट से हम क्या निकालते हैं। तो स्लम्प टेस्ट से हम निकालते हैं अपनी वर्केबिलिटी ऑफ स्लम्प टेस्ट से हम अपना क्या निकालते हैं? स्लम्प टेस्ट से निकालते हैं हम अपनी वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो हम क्या निकालते हैं? अपनी वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट निकालते हैं। तो ऑब्वियसली ये सेटिंग टाइम को हमारे समझने में क्योंकि हमें जितना टाइम ड्यूरेशन मिलता है कंक्रीट के साथ वर्क करने का, जब हमें वो पता चल जाएगा तो वो उसका जो सेटिंग टाइम होगा हम उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम उसको भी समझ सकते हैं कि किस तरह का कितना सेटिंग टाइम हमें क्या कहते हैं कि लगेगा या मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हेल्प करती है। तो यानी ये सेकेंड स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। यानी कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे भी वही चीज़ मैंने बता रखा है कि स्लम्प टेस्ट क्या होता है। स्लम्प टेस्ट बेसिकली हमारा एक जनरल टेस्ट होता है जिसको हम यूज़ करते हैं किसके लिए? मेजरमेंट ऑफ वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। ठीक है, फिर क्या करता है? ये हेल्प करता है किसमें? अंडरस्टैंड करने में क्या चीज़? हमारी इंटरनल वर्क डन। ठीक है, इंटरनल वर्क डन जो भी कंक्रीट करता है फॉर सेल्फ कॉम्पैक्शन। ठीक है, अब जैसे कि इस टेबल में आप देख रहे हो कि जैसे जैसे हमारा स्लम्प बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा कॉम्पैक्शन फैक्टर भी बढ़ रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ से भी प्रूफ हो रहा है कि जो हमारा पीछे स्टेटमेंट था फर्स्ट वो हमारा रॉन्ग था। क्लियर हो गया? बाकी मैंने ये सारी वैल्यूज़ आपको इसलिए प्रोवाइड की क्योंकि कभी कभी क्या है स्लम्प की वैल्यू भी पूछ लेती है या फिर कॉम्पैक्शन फैक्टर की वैल्यू भी पूछ सकते हैं आपसे कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद करनी है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सीमेंट concrete work mixed in a proportion 1:2:4। ठीक है, ओके, दैट इज सीमेंट, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट बाय वॉल्यूम। फिर क्या बोल रहा है? द फाइन एग्रीगेट इज ऑब्जर्व टू हैव अ बल्किंग ऑफ 10%। हमें कितना बोला है? बोला है कि उसने बल्किंग है हमारी कितनी? 10% है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है आगे? इफ़ द करेक्शन फॉर बल्किंग इज़ नॉट अप्लाइड, यानी कि करेक्शन फॉर बल्किंग हमारी अप्लाई नहीं की गई है तो हमारा व्हाट विल बी द एक्चुअल ड्राई फाइन एग्रीगेट इन द कंक्रीट मिक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमें करेक्शन फॉर बल्किंग अप्लाई नहीं करनी है। ठीक है, अब करेक्शन फॉर बल्किंग अगर हमें अप्लाई नहीं करनी है तो फिर हमारा क्या होगा यहाँ पे? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन केस बल्किंग इज नॉट considered the actual dry fine aggregate in the concrete mix is equal to 2/1.1 per वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिख रहा है कि 2/1.1 पर वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। अब यहाँ पे आपको वॉल्यूम ऑफ सीमेंट क्या मान रहे हैं? तो वो हमारा 1 दिख रहा है। ठीक है, तो यानी बेसिकली अगर हम 2/1.1 इंटू 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? वो 2.1.1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन में क्या है कि आपको
यहाँ पे बल्किंग ऑफ सैंड भी बता रखा है। बल्किंग ऑफ सैंड बेसिकली हमारा क्या होता है, तो ये होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ सैंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर ऑन द सैंड पार्टिकल, यानी सैंड पार्टिकल्स के अराउंड में हमारा क्या होता है कि मॉइस्चर पूरा अटेन हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अपना बल्किंग ऑफ सैंड। ठीक है, उसके बाद आपको ये भी मैंने बता दिया है कि यहाँ पे देखो जब भी हम वॉल्यूम बैचिंग करते हैं, ठीक है, तो जब भी हम वॉल्यूम बैचिंग करते हैं तो उसमें हम करेक्शन ऑफ बल्किंग ऑफ फाइन एग्रीगेट यूज़ करते ही करते हैं। ठीक है, यानी आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी वॉल्यूम बैचिंग होगी तो वहाँ पे करेक्शन ऑफ बल्किंग ऑफ फाइन एग्रीगेट हमें करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी अगर करेक्शन कंसीडर नहीं करते हैं तो आपको मैंने बता ही दिया है कि ड्राई फाइन एग्रीगेट कंक्रीट मिक्स कितना होता है, वो हमारा होता है 2/1.1। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि अकॉर्डिंग टू द IS 5515 द डिस्टेंस बिटवीन द बॉटम एंड द लोअर हुपर, बॉटम ऑफ द लोअर हुपर सॉरी एंड द टॉप ऑफ द सिलेंडर इन द कॉम्पैक्टिंग फैक्टर एपरेटस। ठीक है, तो वो हमारा कितना होगा, वो होगा हमारा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर होगा। अब चलो देख भी लेते हैं इसको कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या है कि ये हमारा लोअर हुपर है, ये हमारा अपर ऊपर हो गया, ये हमारा लोअर ऊपर हो गया। अब देखो लोअर ऊपर के उसने क्या बोला है, बॉटम से कहाँ तक, सिलेंडर के ऊपर तक, यानी ये डिस्टेंस उसको चाहिए। तो ये डिस्टेंस आपको देखो यहाँ पे मेंशन कर रखी है, कितनी है यहाँ पे 20। ये क्या है, सारी की सारी ऑल डायमेंशंस आर इन mm। ठीक है, ऑल डायमेंशंस आर इन mm। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब 20 सेंटीमीटर जैसे मैंने आपको पीछे बता ही दिया कि वो हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया, ये अपरेटस हमारा ओरिजिनली ऐसा दिखता है। क्लियर हो गया, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सेम ऑफ ऐश एज पर IS 3812 Part 1 2013 which is prepared from fly ash or bottom ash or both mixed in any proportion and conveyed or carried in dry form and deposited dry। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, ड्राई की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसने ड्राई मेंशन कर दिया। ठीक है, अगर ये ड्राई मेंशन नहीं करता तो हमारे दो ऑप्शन सही होने लगते। ठीक है, दोनों मतलब दो ऑप्शन ही, यानी सॉरी आंसर हमारा बेसिकली क्या है, बदल जाता है। कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि अगर इसने बोला है ड्राई, तो ड्राई के बाद हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, वो होगा हमारा माउंट ऐश। ठीक है, ठीक है, अगर ये ड्राई की जगह ड्राई नहीं बोलता और ये बोलता वेट, ठीक है, अगर ये वेट बोल देता तो क्या होता हमारा, वो वेट हो जाता, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता पॉन्ड। ठीक है, यानी कि ये दोनों के क्या होते हैं कि कम्प्लीटली सेम चीज़ है, यानी दोनों मिक्सचर से बनते हैं। किसके किसके मिक्सचर से, फ्लाई ऐश और बॉटम ऐश के मिक्सचर से बनते हैं। लेकिन हमारा पॉन्ड ऐश क्या होता है, वो वेट होता है। माउंट ऐश क्या होता है, वो हमारा ड्राई होता है। क्लियर हो गया, तो चलो एक फ्लो चार्ट बना के इसको समझ लेते हैं। ठीक है, अब क्या है कि हमारा बेसिकली देखा जाए तो फ्लाई ऐश क्या होता है, तो फ्लाई ऐश, बॉटम ऐश या फिर पॉन्ड ऐश, माउंट ऐश, ये क्या है, ये सारे एक तरह के पल्वराइज्ड फ्यूल ऐशेस हैं। ठीक है, तो पल्वराइज्ड फ्यूल ऐशेस हमें कैसे मिलते हैं, तो ये जनरेट किए जाते हैं किससे, हमारे बर्निंग ऑफ ग्राउंड या फिर पल्वराइज्ड या फिर क्रश्ड कोल या फिर लिग्नाइट फायर्ड बॉयलर्स। ठीक है, अब बेसिकली क्या है कि हमारा लिग्नाइट क्या होता है, तो लिग्नाइट मैं आपको बता देती हूँ। तो लिग्नाइट हमारा क्या होता है, इट इज़ अ सॉफ्ट ब्राउन combustible sedimentary rock that is formed from naturally compressed पीट। ठीक है, तो लिग्नाइट क्या होता है, अब या तो बर्निंग ऑफ कोल से होगा या फिर अगर हम लिग्नाइट को भी बर्न करते हैं तो भी हमें पल्वराइज्ड फ्यूल ऐश हमारा मिलता है। ठीक है, तो अब ये क्या है, अब ये बेसिकली चार तरीके के होते हैं। कौन कौन से, फ्लाई ऐश, बॉटम ऐश, माउंट ऐश और पॉन्ड ऐश। तो फ्लाई ऐश क्या होता है, पहला हो गया हमारा फ्लाई ऐश। तो फ्लाई ऐश क्या होता है, किससे मिलता है हमें, तो ये इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम fuel gases by any suitable process such as cyclone separator
और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेट है। तो बेसिकली ये ऐश कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है, हमारा फ्यूल गैसेस से, ठीक है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फ्यूल गैसेस, ठीक है, इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फ्यूल गैसेस। अब इसमें हम ऐड करेंगे दूसरा, हमारा क्या हो गया, दूसरा है हमारा बॉटम ऐश, ठीक है। तो दूसरा हमारा क्या हो गया, बॉटम ऐश हो गया। तो अब बॉटम ऐश क्या होएगा हमारा, तो बॉटम ऐश में क्या होता है, इट इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द बॉटम ऑफ बॉयलर्स बाय एनी सुटेबल प्रोसेस, यानी कि कलेक्टेड फ्रॉम बॉटम ऑफ बॉयलर्स, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पहले हमें मिलेगा, यानी ड्राई फॉर्म में हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, इन दोनों को ड्राई फॉर्म में हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अपना माउंट ऐश, ठीक है, ऐड किया। अब ये बेसिकली आपको यहाँ पे सिर्फ ये लिखना है ड्राई फॉर्म, ठीक है, ड्राई फॉर्म में ऐड किया तो हमें क्या मिलेगा, माउंट ऐश। फिर माउंट ऐश में हम क्या करेंगे, वाटर अगर ऐड कर दिए, ठीक है, वाटर ऐड करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, नेक्स्ट हमारा पॉन्ड ऐश, ठीक है, यानी कि वेट फॉर्म। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। बस आपको ये 4 चीज़ याद रखनी है, तो आपको याद रहेगा कि हमारा पल्वराइज्ड फ्यूल ऐश क्या होता है और वो कितने टाइप का होता है और किस तरीके से हमें सारी चीज़ें बतानी है। अब हमारे पास 2 चीज़ और बच रहे हैं, ठीक है, ये तीनों चीज़ हमने समझ ली। अब हमारे पास एक कैलकेरियस फ्लाई ऐश और बच रहा है। तो यहाँ पे देखो मैंने ये सारी चीज़ें मेंशन भी कर दी है ताकि आपको अगर बाद में रिवाइज़ करना हो तो आपके पास एक फॉर्म में प्रेजेंट रहे, ठीक है। और अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो आप इसका PDF टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन और लिंक जो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है हमारा कैलकेरियस फ्लाई ऐश। अब कैलकेरियस फ्लाई ऐश क्या होता है कि ये हमारा रिएक्टिव होता है। क्या होता है, रिएक्टिव कैल्शियम ऑक्साइड नॉट लेस देन 10%, यानी कि इस फ्लाई ऐश में हम क्या करते हैं कि अपने कैल्शियम ऑक्साइड को ऐड करते हैं, कितना, बाय नॉट लेस देन, यानी 10% से ज़्यादा है, वो भी बाय वेट, ठीक है, यानी बाय मास। तो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा कैलकेरियस फ्लाई ऐश हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम इसमें क्या करते हैं कि इसमें लेस देन 10% ऐड करेंगे तो वो हमारा सिलीशियस फ्लाई ऐश हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों भी आपको अच्छे से याद हो गया। क्या ध्यान रखना है इसमें कि अगर हमारा 10% से ज़्यादा हम कैल्शियम ऑक्साइड ऐड कर रहे हैं तो वो हमारा कैलकेरियस फ्लाई ऐश हो जाएगा, और हम 10% से कम ऐड कर रहे हैं तो वो हमारा सिलीशियस फ्लाई ऐश हो जाएगा। क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, The following statements pertain to mass concreting. Which of the following statements are correct? अब देखो इसमें 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, फिर हमें ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है। चलो देखते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द मटेरियल प्रेफर्ड फॉर मास कंक्रीटिंग आर पोर्टलैंड सीमेंट, ओके, विथ लो हीट ऑफ हाइड्रेशन, विथ पोजोलाना एग्रीगेट्स, कोर्स एंड फाइन, फिर वाटर एडमिक्सचर कूलेंट्स, ठीक है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ऑब्वियसली जो भी हम कंक्रीट, यानी कि बेसिकली तो मैं आपको ये बता दूं सबसे पहले कि हमारा पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट यूज़ होता है किसके लिए, मास कंक्रीटिंग के लिए। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लेक्चर यानी सीमेंट लेक्चर का भी लिंक दिया हुआ है, तो आप जाके देख सकते हो। वहाँ पे हमने डिटेल में डिस्कस किया है मास कंक्रीटिंग और हाइड्रोलिक कंक्रीटिंग के लिए कौन कौन से सीमेंट हम यूज़ करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम मास कंक्रीटिंग के लिए यूज़ करते हैं कौन सा सीमेंट, हमारा पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, ठीक है। पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट हम यूज़ करते हैं। तो अब उसमें क्या है कि हमारा देखो अब इसमें क्या क्या कंसीडर हो गया, पोर्टलैंड सीमेंट आ गया, सही बात है। लो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है, क्लियर। पोजोलाना ऐड होता है, ये भी सही है। एग्रीगेट होता है, राइट। वाटर भी होता है, एडमिक्सचर भी होता है, कूलेंट भी होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी हो गई, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। फिर अब ये क्या बोल रहा है कि स्लम्प ऑफ द मास कंक्रीट शैल बी द सेम और मोर देन द ऑर्डिनरी कंक्रीट, नहीं, ये लेस होता है, ठीक है। यानी कि सेम और मोर नहीं होगा, ये हमारा लेस होगा, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली लेस होता है। अब क्या हो गया,
तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया, ठीक है, ये राइट है, वो रॉन्ग हो गया। अब थर्ड स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, कंक्रीट विद अ लो वाटर सीमेंट रेशियो, करेक्शन कंसोलिडेटेड एंड प्रॉपरली क्योर्ड प्रोवाइडेड ड्यूरेबिलिटी टू मास कंक्रीट। अब क्या बोल रहा है ये कि इसमें लो वाटर सीमेंट रेशियो होना चाहिए, सही बात है। फिर क्या बोल रहा है कि करेक्शन कंसोलिडेटेड, ठीक है, यानी कंसोलिडेशन का करेक्शन हमने पहले चेक कर लेना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर्ली क्योर्ड होना चाहिए, ऑब्वियसली ये तो सबको ही पता है। फिर प्रोवाइड्स ड्यूरेबिलिटी टू द कंक्रीट वर्क, ऑब्वियसली अगर हम कोई बहुत मास कंक्रीटिंग कर रहे हैं, यानी कि आप ये समझ लो कि जैसे हम डैम बना रहे हैं या फिर बहुत बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, तो इतने मास कंक्रीट हम इसलिए तो बना नहीं रहे होंगे कि ये फटाफट टूट जाए, यानी कि ड्यूरेबल तो होना ही चाहिए ये स्ट्रक्चर्स। दैट मीन्स कि ड्यूरेबिलिटी तो बिल्कुल सही है, यानी ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन, यानी हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया। चल, यहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें डिफाइन कर दी है, जो मैंने एक्सप्लेन किया वो मैंने आपको यहाँ पे लिख के भी प्रोवाइड कर दिया, और फीचर्स में मैंने आपको यहाँ पे सारी चीज़ें समझा दी है। प्लस एक पॉइंट मैं सिर्फ हाईलाइट करना चाहूँगी, वो है स्लम्प वाला, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि स्लम्प क्या है हमारा, कितना होना चाहिए, 0 से 50 mm होना चाहिए, जो कि हमारा कम होता है किससे, हमारे ऑर्डिनरी कंक्रीट से कम होता है, ठीक है। और यही चीज़ पीछे देखना था, ये हमारा स्टेटमेंट पीछे रॉन्ग था। क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ नॉट यूज्ड फॉर एयर कंटेंट इन द फ्रेश कंक्रीट। ये सारी चीज़ें एक एक बार हमने एक एक अलग अलग टाइप के क्वेश्चन में सीमेंट में भी डिस्कस की हुई है, ठीक है। तो अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप वहाँ पे भी देख सकते हो। तो हमारा सबको पता है कि हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन होगा ए, ठीक है। यानी ब्लेन एयर परमेबिलिटी मेथड हमारा किसके लिए यूज होता है, ये मेथड हमारा बेसिकली यूज़ होता है किसको कैलकुलेट करने के लिए, फाइननेस ऑफ सीमेंट, ठीक है। तो बेसिकली हमारा ये किस लिए यूज़ होता है, ये हमारा फाइननेस कैलकुलेट करने के लिए ये मेथड यूज़ होता है। दैट मीन्स कि हमारा ये फ्रेश कंक्रीट से इसका कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ गया। अब क्या होता है, ग्रेविट्री या नहीं, ग्रेविट्री मेथड हमारा क्या यूज़ होता है, तो ग्रेविट्री मेथड हमारा बेसिकली किसके लिए यूज़ होता है, तो फॉर डिटर्मिनेशन, यानी डिटरमाइनिंग द डेंसिटी ऑफ फ्रेश कंक्रीट, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट आ गया वॉल्यूमेट्रिक मेथड। तो वॉल्यूमेट्रिक हमारा किसके लिए यूज होता है, तो बेसिकली इट मेजर्स द वॉल्यूम ऑफ एयर इन फ्रेश कंक्रीट, ठीक है। और लास्ट है बचा है हमारा प्रेशर मेथड। तो प्रेशर मेथड हमारा किस लिए यूज़ होता है, ये हमारा बेस्ट suited for checking air content of fresh concrete at site. ठीक है, यानी कि प्रेशर मेथड हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये बेसिकली बेस्ट सूटेड हमारा कहाँ होता है, साइट के लिए. ठीक है, साइट पे इस मेथड से हम क्या करते हैं कि अपना एयर कंटेंट को मेज़र करते हैं. क्लियर हो गया, सारे चारों मेथड आपको समझ में आ गया क्या है. यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने मेंशन भी कर दी है. चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द स्लम कोन मोल्ड यूज्ड फॉर टेस्टिंग द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट. ठीक है, तो अब क्या पूछ रहा है कि हमारी हाइट ऑफ द स्लम कोन क्या होता है, जो हमारा कौन से टेस्ट में यूज़ होता है, हमारे स्लम टेस्ट में यूज़ होता है, जो हम किस लिए परफॉर्म करते हैं. अभी हमने पढ़ा वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट के लिए. तो हमारा क्या होगा वो आंसर, वो होगा हमारा 30 सेंटीमीटर. अब देखो यहाँ पे आप देख रहे हो तो उसने क्या पूछा है, उसने हाइट पूछी थी. ये देखो हाइट हो गई हमारी, कितनी दे रखी है हमारी 300. ठीक है, यहाँ पे भी एक बार मैं मेंशन कर दे रही हूँ कि ऑल डायमेंशंस आर इन mm. ठीक है, ये आपका स्लम का पूरा डायग्राम दे रखा है, ये प्लान व्यू दे रखा है, ये हमारा फेस व्यू दे रखा है. ठीक है, तो यहाँ पे फिर उसके बाद हमने स्लम टेस्ट को बता भी दिया है कि स्लम टेस्ट हमारा क्या होता है.
स्लम टेस्ट हमारा सिंपलेस्ट टेस्ट होता है टू डिटरमाइन द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, इन्वॉल्व लो कॉस्ट एंड प्रोवाइड्स इमीडिएट रिजल्ट. सो इट कैन बी डिफाइंड एज अ डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द कंक्रीट बिफोर रिमूविंग द स्लम कोन एंड हाइट ऑफ द कंक्रीट आफ्टर रिमूविंग द स्लम कोन. ठीक है, समझ में आ गई ये चीज़ें. तो हमें उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस लेते हैं हम उसको बेसिकली हम स्लम टेस्ट बोलते हैं. क्लियर हो गया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े. तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ फ्लाई ऐश इन कंक्रीट. ठीक है, अब ये भी फ्लाई ऐश का भी टॉपिक हमने सीमेंट में काफ़ी अच्छे से यूज़ किया था. तो वहाँ पे भी हमने 3-4 क्वेश्चंस ऐसे किए थे फ्लाई ऐश के, जो उसकी बेसिकली प्रॉपर्टीज़ और फ्लाई ऐश क्या है, कहाँ यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ों को वहाँ पे मैंने डिफ़ाइन किया था. तो आपने नहीं देखा है लेक्चर तो आप जाके देख लेना. ठीक है, अगर आपको ज़्यादा डिटेल में जानने का मन होगा तो. ठीक है, चलो फिर इस क्वेश्चन को देखते हैं. तो अब क्या बोल रहा है इसमें कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ फ्लाई ऐश एंड कंक्रीट. तो क्या है, ये क्या करता है, रिड्यूसेस द हीट ऑफ हाइड्रेशन. ऑब्वियसली अब क्या है, हीट ऑफ हाइड्रेशन किसकी वजह से होता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन हमारा जनरेट होता है हमारे बोक्स कंपाउंड की वजह से. अब बोक्स कंपाउंड क्या होता है, बोक्स कंपाउंड हमारा बेसिकली जब सीमेंट हम ऐड करते हैं तो सीमेंट में हमारा बोक्स कंपाउंड आफ्टर रिएक्शन, यानी सीमेंट में जब हम वाटर वगैरह ऐड करते हैं तो हमारा बोक्स रिएक्शन जो है वो स्टार्ट होता है. ठीक है, अब क्या है, उन्हीं से ही हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट होता है. लेकिन हम जब सीमेंट को रिप्लेस करते हैं फ्लाई ऐश से, ठीक है, तो जब हम सीमेंट को रिप्लेस करते हैं फ्लाई ऐश से तो क्या होता है, सीमेंट का अमाउंट कम होता जाता है. अब सीमेंट का अमाउंट कम होगा तो क्या होगा, बोक्स के कंपोनेंट्स वो भी कम फॉर्म होंगे. ठीक है, अब वो कम फॉर्म होंगे तो हमारा क्या होगा कि हमारा जो हीट ऑफ हाइड्रेशन यानी हीट रिलीज़ होगा वो भी कम होगा. दैट इज़ कि हमारा फ्लाई ऐश एंड कंक्रीट क्या करता है, बेसिकली रिड्यूस करता है किसको, हीट ऑफ हाइड्रेशन को. ठीक है, और बाकी जो भी इफ़ेक्ट्स होते हैं उसके वो मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर रखे हैं, आप इजीली बाद में पढ़ सकते हो. क्लियर हो गया. चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द डिफरेंस इन 7 days कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब्स और सिलेंडर्स प्रिपेयर विद इम्प्योर एंड प्योर वाटर शुड नॉट डिफर बाय मोर देन. तो ये आप फैक्ट फिगर है तो ये आप याद रख लो कि ये अप्रॉक्सीमेटली 10% होता है. एग्जैक्टली देखा जाए तो एग्जैक्टली ये हमारा 9.23% होता है. लेकिन हाँ ठीक है, अप्रॉक्स फिगर आप 10 मान सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, चलो फिर हम एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन को. अब क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे आपको फिगर में दिखा रखा है. अब फिगर में ये जो है ये 7 days वाला है. ठीक है, ये आपको जो दिख रहा है ये 7 days वाला है, ये 28 days के लिए, ये भी 7 days के लिए है, ये भी 28 days के लिए. अब क्या है, यहाँ पे जो है यहाँ पे हमने क्या किया, ट्रीटेड वाटर ऐड किया है. दैट इज़ हमारा ये इम्प्योर वाटर है. ठीक है, और यहाँ पे फ्रेश वाटर ऐड किया है जो हमारा प्योर वाटर है. ठीक है, क्लियर हो गया. अब प्योर वाटर ऐड किया है तो हमारे जो 7 day की स्ट्रेंथ आ रही है वो हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी आ रही है, वो आ रही है 20.89. अब यहाँ पे हमारी जो आ रही है वहाँ पे आ रही है हमारी 18.96. तो अब आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर 7 days का पूछा जाए तो ये 9.23 होती है, अप्रॉक्सीमेटली 10 आप बोल सकते हो. या अगर 28 days पे पूछ लिया, जैसे कि 7 पे पूछ लिया तो ऑब्वियसली 28 पे भी पूछ ही सकता है. ठीक है, तो फिर हमारा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 22.09%. क्लियर हो गया. और बाकी ये इस डायग्राम से आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में भी आ जाएगी कि हमारा कैसे आ रहा है ये वैल्यूज़. ठीक है, आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, हमारी बेसिक मैथमेटिक्स है. क्लियर हो गया. चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मैच द आइटम्स अंडर लिस्ट 1 दैट इज़ टर्म एसोसिएटेड विद द प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट विद दोज अंडर लिस्ट 2 विच इज़ डेफिनेशन ऑफ द फिनोमेना. ठीक है, अब क्या है कि बेसिकली हमारा ये सारी चीज़ें हमें डिफ़ाइन करनी है. तो क्या है, हमारा पहला हो गया मोबिलिटी. ठीक है, तो मोबिलिटी हमको हम देख लेते हैं. तो मोबिलिटी हमारा क्या हो जाता है, मोबिलिटी इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्रेश कंक्रीट टू फ्लो इनटू द फॉर्मवर्क अराउंड द स्टील रेनफोर्समेंट विदाउट द अकरेंस ऑफ सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग. यानी कि बेसिकली ये क्या करना है कि हम क्या, एक हमारे पास मोल्ड है. ठीक है, उस मोल्ड में हमारा रेनफोर्स भी लगा हुआ है, सारी चीज़ें लगी हुई है. अब क्या करना है कि कभी कभी हमारा क्या होता है कि सेग्रीगेशन हो जाता है कंक्रीट का या फिर ब्लीडिंग हो जाती है. ठीक है, तो हमें ये सारी चीज़ों को रेस्क्यू करते हुए हमारा उसमें कंक्रीट को फिल करना है उस हमारे पर्टिकुलर मोल्ड में. यानी कि मोल्ड में हमें डालना है जिससे कि हम उसको अच्छे से प्लेस कर पाएँ. ठीक है, तो अब देखो आपको पता चल गया होगा दैट इज़ इट इज़ एबिलिटी टू बी मोल्डेड. यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं इट इज़ एबिलिटी टू बी मोल्डेड. ठीक है,
अब नेक्स्ट हो गया हमारा ब्लीडिंग। ब्लीडिंग क्या होता है? तो ब्लीडिंग इट इज़ इन अ कंक्रीट, इट इज़ अ फेनोमेना in which free water in the mix rises up to the surface and form a paste of cement on the surface known as latens। latens को हमने सीमेंट वाले लेक्चर में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, एक क्वेश्चन वहाँ पे भी है, तो वहाँ पे आप जाके उसको देख सकते हो। बाकी अब ब्लीडिंग में कंटिन्यू करते हैं। ब्लीडिंग क्या हो गया हमारा? तो ब्लीडिंग बेसिकली क्या होता है कि हमारा सीमेंट और वाटर का मिक्सचर होता है, जो क्या करता है कि हमारा फोम वर्क यानी कि हमारी मोल्डिंग होने के बाद वो क्या करता है, सरफेस पे आ जाता है। ठीक है, सरफेस पे आने के बाद आपको क्या करता है कि वो वहाँ पे मतलब क्या कहते हैं, ड्राई होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ड्राई पड़ जाता है, तो वो मैंने एक्चुअली में क्या है कि सीमेंट वाले लेक्चर में इमेज भी डाली हुई है, तो वहाँ पे जाके आप PDF में भी देख सकते हो कि इमेज आपको प्रोवाइडेड है कि एक्चुअली में ब्लीडिंग होने के बाद रिजल्टेंट दिखता कैसा है, यानी लेटेंस हमारा दिखता कैसा है। ठीक है, तो ब्लीडिंग क्या है बेसिकली कि हमारे क्या हो जाएगा ये, तो हमारा ब्लीडिंग जो हो जाएगा वो होगा हमारा वाटर गेन। ठीक है, वाटर गेन। क्यों? ये क्या होता है, सीमेंट और वाटर का मिक्सचर होता है जो सरफेस पे आ जाता है। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं हम, सेट्स ऑन सरफेस ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट क्या है हमारा, सेग्रीगेशन। तो सेग्रीगेशन क्या है? सेग्रीगेशन इट इज़ बेसिकली अ सेपरेशन ऑफ सीमेंट, पेस्ट एंड एग्रीगेट्स। ठीक है, यानी कि अब देखो यहाँ पे लिखा है सेपरेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ कंक्रीट, दैट इज सेपरेशन ऑफ सीमेंट, पेस्ट एंड एग्रीगेट। क्लियर हो गया? अब क्या है कि कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी बेसिकली आपको याद रखना है, इट इज़ अ डिग्री ऑफ वेटनेस ऑफ कंक्रीट। क्या है हमारा कंसिस्टेंसी? कंसिस्टेंसी इज द डिग्री ऑफ वेटनेस ऑफ हमारा क्या होता है, कंक्रीट। ठीक है, फिर क्या है कंसिस्टेंसी? इट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू मोबिलिटी and ability of a fresh mixed concrete or mortar to flow। ठीक है, जो हमारे रिलेट करता है किसको, हमारे ये फर्मनेस ऑफ कंक्रीट को रिलेट करता है। ठीक है, फर्मनेस ऑफ कंक्रीट को ये रिलेट करता है बेसिकली। ठीक है, तो जितना ज़्यादा कंसिस्टेंसी अच्छी होगी, यानी जितना ज़्यादा अच्छे से वो सेट होगा, तो वो जब वो सॉलिडिफाई होगा बेसिकली, तो हमें उतना अच्छा उसका टेक्सचर मिलेगा। ठीक है, अब उतना अच्छा है। और ये क्या है, फर्मनेस इज़ बेसिकली क्या है कि वो हमारा सॉलिडिफिकेशन है। ठीक है, तो जो सॉलिडिफिकेशन का बेसिकली प्रोसेस होता है, वो हमारा वहाँ पे फर्मनेस थोड़ी वहाँ पे दिखती है। ठीक है, तो बेसिकली फर्मनेस ऑफ कंक्रीट को ये चीज़ रिलेट करती है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने आपको मेंशन भी कर दी है, आप चाहो तो रीड कर सकते हो, बट ये वही चीज़ें हैं जो मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन की है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच द आइटम इन लिस्ट 1 प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट विथ दोज अंडर लिस्ट 2, दैट इज मेथड ऑफ कंडक्ट ऑफ टेस्ट। ठीक है, यानी कौन सा टेस्ट के लिए हमें कौन सा एपरेटस चाहिए होता है। ठीक है, तो वो चीज़ हमें देखनी है। तो अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि विकार्ट एपरेटस हमें किस लिए चाहिए होता है। ठीक है, तो विकार्ट एपरेटस से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, अपना सेटिंग टाइम। ठीक है, विकार्ट एपरेटस से हम अपना क्या कैलकुलेट करते हैं, सेटिंग टाइम। फिर हमारा क्या होता है, ली चैटेरियर एपरेटस, ये भी हमने सीमेंट में डिस्कस किया हुआ है, और इससे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, अपना साउंडनेस ऑफ सीमेंट। ठीक है, फिर क्या है कि हमारा ब्रिकेट एपरेटस है। अब ब्रिकेट एपरेटस बेसिकली क्या होता है कि हमारा ये टेंसाइल टेस्टिंग मशीन होता है। ठीक है, इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, तो ब्रिकेट टेस्ट को हम अपने टेंसाइल टेस्टिंग मशीन, यानी आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि इससे हम क्या टेस्ट करते हैं, अपना टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं। ठीक है, टेस्ट ऑफ सीमेंट या फिर कंक्रीट। ठीक है, अब क्या है, फिर लास्ट क्या है हमारा, एयर परमेबिलिटी,
सॉरी एयर परमेबिलिटी मेथड। अब एयर परमेबिलिटी मेथड अभी जस्ट हमने डिस्कस किया जो हमारा ब्लेन्स एपरेटस था, ठीक है। तो ब्लेन्स एपरेटस था और ये किसके लिए करते हैं, ब्लेन्स एपरेटस, ठीक है। और ये बेसिकली हमारा किसके लिए होता है, फाइननेस ऑफ सीमेंट के लिए, ठीक है। क्लियर हो गई ये चीज़। चलो तो हमारा बेसिकली कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये यही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे हमारा, क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू पावर्स फॉर्मूला द थ्योरेटिकल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द सैंपल ऑफ कंक्रीट विद जेल स्पेस रेशियो 0.59, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारा पावर्स फॉर्मूला क्या होता है। तो ये होगा हमारा 240x³, ठीक है। अब यहाँ पे x क्या होता है, x होता है हमारा जेल स्पेस रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 240 इंटू 0.59 का होल क्यूब, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा 49.29 मेगा पास्कल, ठीक है। यानी ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे अगर किसी को रिवाइज़ करना हो बाद में तो पीडीएफ से हमारे जो टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होगा, ठीक है, वो यहाँ से लेके और ये सारी स्टेप वाइज मैंने सारी चीज़ें मेंशन कर रखी है, तो यहाँ से रिवाइज़ कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द टारगेट मीन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट 28 डेज ऑफ क्योरिंग, ठीक है। क्या बोला है, टारगेट मीन स्ट्रेंथ, ठीक है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो हो, चलो वो भी है कंसिडर, लेकिन टारगेट मीन स्ट्रेंथ तो सबने ध्यान से पढ़ा ही होगा, सबको बहुत अच्छे से याद होगा ये फॉर्मूला, दैट इज़ FM = FCK प्लस 1.65 सिग्मा, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि हमें किसके लिए भी बताना है कि M20 ग्रेड के लिए, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, एज़ पर IS 10262/2009, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इसने स्टैंडर्ड डेविएशन की भी वैल्यू यहाँ पे दे रखी है कितनी, 4, बस हमें वैल्यूज़ पुट करनी है और सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 20 प्लस 1.65 इंटू 4, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे 20 प्लस 6.6 विच विल बी 26.6 मेगा पास्कल, जो कि हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगेन यहाँ पे मैंने एक बार सॉल्व करके रखा हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द हाइट ऑफ द सैम्पल सैंड टू बी टेस्टेड 20 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द सैचुरेटेड सैंड इज 16 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है, ये बल्किंग ऑफ सैंड निकालने को बोल रहा है, ठीक है। तो हमें बल्किंग ऑफ सैंड बेसिकली हम कैसे निकालते हैं, तो बल्किंग ऑफ सैंड हमें किस में निकालना है, आप ऑप्शन देख के समझ ही गए होगे कि आपको बल्किंग ऑफ सैंड परसेंटेज में निकालना है, ठीक है। हमें वैल्यू नहीं बतानी, हमें क्या बताना है, परसेंटेज, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। तो बल्किंग ऑफ सैंड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, H1 माइनस H2 बल्किंग ऑफ सैंड, ठीक है। H1 माइनस H2 अपॉन H2 इंटू 100। अब इंटू 100 क्यों किया हमने, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो H1 की वैल्यू हमारी क्या दे रखी है, 20 सेंटीमीटर, 20 माइनस फिर क्या दे रखी है, H2 की वैल्यू 16 सेंटीमीटर अपॉन से वापस से H2 की वैल्यू दैट इज 16 सेंटीमीटर इंटू 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 25%, दैट इज ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको बल्किंग ऑफ सैंड पूरा डिफाइन भी कर दिया है, ठीक है। बल्किंग ऑफ सैंड पीछे भी हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको समझा ही दिया था क्या है, प्लस न्यूमेरिकल भी मैंने प्रॉपर्ली सॉल्व कर रखा है, जिसमें H1 क्या है और H2 क्या है वो भी डिफाइंड है, ओके। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अ सैम्पल ऑफ कंक्रीट इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग 500 ग्राम ऑफ सीमेंट विथ वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ 0.55, यानी वाटर क्या कहते हैं, वाटर सीमेंट रेशियो में क्या दे रखा है 0.55 एंड 240 न्यूटन पर mm ये स्क्वायर है, ठीक है। इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ ऑफ जेल, यानी ये क्या है, इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ ऑफ हमारी जेल हो गई, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, द थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट ऑन फुल हाइड्रेशन विल बी नियरली।
अब ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है थियोरेटिकल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, यानी थियोरेटिकल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट पीछे हमने देखा हमने कैसे कैलकुलेट किया था, पावर्स फॉर्मूले से, तो यहाँ पे भी वही करना है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट डाल दिया है उसने यहाँ पे क्या दिया है, हमें जेल स्पेस रेशियो नहीं दिया, पर उसने वो सारे डाटा हमें दे दिए हैं जिससे हम जेल स्पेस रेशियो अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि हमारा जो जेल स्पेस रेशियो का फॉर्मूला होता है वो होता है जेल स्पेस रेशियो इज इक्वल टू 0.657 कैपिटल C अपॉन 0.319 कैपिटल C प्लस W। ठीक है, अब क्या है, इसको हम और तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे 0.657 अपॉन 0.319 प्लस W/C। ठीक है, अब जेल स्पेस रेशियो यहाँ पे हमें 0.55 दे ही रखा है, वाटर सीमेंट रेशियो यहाँ पे हमें 0.55 दे ही रखा है, दैट इज़ W/C इज़ गिवन एज अ 0.55। ठीक है, तो अब ये वैल्यू हमने यहाँ पे मेंशन कर देंगे, 0.657 अपॉन 0.319 प्लस 0.55, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा, 0.756 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वापस से पावर्स फॉर्मूला लगाना है, यानी हमारी जो थियोरेटिकल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, 240 इंटू एक्स क्यू, दैट इज़ 240 इंटू 0.756 का होल क्यूब, विच विल बी इक्वल टू 103.71 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, यानी ये कैलकुलेट करके हमारी कितनी आ जाएगी, 103.71, यानी अप्रॉक्सीमेटली हमारा जो ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी के ऊपर आ गया है, वो एक्चुअली गलत प्लेस हो गया है। ठीक है, लेकिन हाँ 104 हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। यहाँ पे अगेन मैंने स्टेप वाइज सारी चीज़ें आपको सॉल्व करके दिखा रखी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पॉलीमर कंक्रीट इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर। तो पॉलीमर कंक्रीट यहाँ पे मैं आपको बता दे रही हूँ सबसे पहला कि मोस्ट सुटेबल फॉर क्या होगा, हमारा सीवेज डिस्पोजल वर्क। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं कि हमारा पॉलीमर कंक्रीट होता क्या है। तो बेसिकली क्या है कि जो हमारा पॉलीमर सीमेंट कंक्रीट होता है, इट इज़ अ कंपोजिट कंक्रीट दैट कंसिस्ट ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर विद इन बाइंडिंग मटेरियल। यानी ये क्या होता है हमारा सिंथेटिक पॉलीमर विद इन द बाइंडिंग मटेरियल। ठीक है, तो हमारा ये क्या होता है, सिंथेटिक पॉलीमर विद इन द बाइंडिंग मटेरियल। क्लियर हो गया। तो अब क्या है, ये चीज़ हम क्या करते हैं, यानी हम सीमेंट को जब अपने सिंथेटिक पॉलीमर्स के साथ मिक्स करके फिर उसका कंक्रीट बनाते हैं, यानी फिर उसका हम मोर्टार क्रिप बनाते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अपना पॉलीमर कंक्रीट। और ये क्या होता है, ये बेसिकली हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ होता है सीवेज डिस्पोजल वर्क्स में। अब क्यों यूज़ होता है, चलो देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे देखो आप, ये बेसिकली अब देखो एप्लीकेशंस हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका। तो अब क्या कहते हैं, एप्लीकेशंस इसका देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा क्या होता है, ये पहली बात तो हाईली इम्परमिएबल होता है। फिर क्या होता है, इसका वाटर टाइट सरफेस होता है, यानी ये परमिबिलिटी को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता। क्लियर। फिर इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, ये प्रिवेंट करता है, किसको अवॉइड करता है, यानी प्रिवेंट करता है ये हमारा इनग्रेस ऑफ मॉइस्चर, यानी कि मॉइस्चर को रेनफोर्समेंट के कांटेक्ट में आने से रोकता है, जिससे कि हमारा रेनफोर्समेंट का कोरोशन भी क्या कहते हैं कि प्रिवेंट होता है। ठीक है। फिर माइक्रो क्रैक्स भी डेवलप नहीं होते, क्यों, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्परमिएबल है। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो कि ये हमारा पेवमेंट कंस्ट्रक्शन में भी यूज़ होता है। ठीक है। अब क्या है कि पेवमेंट कंस्ट्रक्शन में क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है कि बहुत ही ज़्यादा केमिकल रेजिस्टेंट होता है। ठीक है। इसमें जो केमिकल रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, प्लस फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टी भी इसकी सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है। इसीलिए बेसिकली ये हमारे इंडस्ट्रियल फ्लोर कंस्ट्रक्शन में भी यूज़ होता है और पेवमेंट कंस्ट्रक्शन में भी यूज़ होता है। ठीक है। जहाँ पे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक होता है। ठीक है। चलो उसके बाद क्या है कि इसकी जो वर्केबिलिटी होती है और हीट क्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो इसकी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा बेटर होती है हमारे नॉर्मल
OPC से, ठीक है। यानी हमारा जो नॉर्मल PCC और यानी OPC सीमेंट जिसमें हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ हमारा उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर इसकी वर्केबिलिटी और इसकी हीट क्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है वो काफ़ी बेटर होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा कि ये हमारा पैचिंग और रिपेयर वर्क के लिए भी यूज़ होता है। अब पैचिंग और रिपेयर वर्क के लिए हमें कैसा थोड़ा ऐसा सीमेंट चाहिए होगा ऑब्वियसली, जहाँ पे क्या होगा हमारा वो ज़्यादा अच्छा काम कर सके, और ज़्यादा अच्छा काम कर सके तो डेफिनेटली हमारा यहाँ पे हम देख ही लिया कि हमारा जो पॉलीमर सीमेंट कंक्रीट है वो हमारे जो PCC है उससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। फिर मैंने आपको लास्टली बता ही दिया कि ये सीवेज डिस्पोजल वर्क्स में हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ होता है बिकॉज इट हैज़ हाई सल्फेट एंड एसिड रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे मैंने सेकेंड पॉइंट में भी बताया था कि हाई केमिकल रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है। और इसलिए यहाँ पे मैंने आपको स्पेसिफिकली भी यहाँ पे मेंशन कर दिया कि यहाँ पे क्या होता है, हाई सल्फेट एंड एसिड रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती है इसमें। क्लियर हो गया? चलो अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि कोर्सर द पार्टिकल लेस इज ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ये कोर्सर द पार्टिकल एंड तो लेस इज़ द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, तो वो हमारा क्या होगा, ये स्टेटमेंट हमारा सही है। फिर क्या बोल रहा है द स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ द कोर्सर पार्टिकल इज़ लेस। ऑब्वियसली जब सीमेंट में हमने पढ़ा था तो सीमेंट में हमने यही पढ़ा था कि फाइननेस ऑफ सीमेंट जब हम निकालते हैं तो उसकी यूनिट यानी किस में हम कैलकुलेट करते हैं, तो वो हम स्पेसिफिक सरफेस एरिया में कैलकुलेट करते हैं। यानी वो डायरेक्टली फाइननेस जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था स्पेसिफिक सरफेस एरिया के, यानी कि जितनी ज़्यादा फाइननेस होगी उतना ज़्यादा स्पेसिफिक सरफेस एरिया होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे पार्टिकल क्या है, कोर्सर है, तो उसकी स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या होगी हमारी, कम होगी, ठीक है। तो सेकेंड वाला भी हमारा सही है और ये इसका रीज़न भी सही है, ठीक है। कैसे, अब ये देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या हमने मेंशन किया है, हमने मेंशन कर रखा है यहाँ पे कि पहले तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया मैंने आपको बता ही दिया कि ये R के यानी रेडियस ऑफ द पार्टिकल्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर हो गया? यानी जितना ज़्यादा रेडियस होगा उतना कम हमारा क्या कहते हैं कि स्पेसिफिक सरफेस एरिया होगा, तो इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ पार्टिकल्स। फिर क्या है, लार्जर साइज पार्टिकल्स और कोर्सर पार्टिकल्स हैव लेस स्पेसिफिक सरफेस एरिया, ये मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, कोर्सर द ग्रेन द लेसर इज द स्पेसिफिक सरफेस एरिया, ठीक है। यानी जितना बड़ा ग्रेन होगा, जितने बड़े बड़े ग्रेन्स होंगे उतना कम हमारा स्पेसिफिक सरफेस एरिया होगा, सही बात है। फिर क्या है, सो इज़ द लेसर अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू मेक द सॉइल ग्रेन वेट, ठीक है। तो उतने कम वाटर की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि ग्रेन्स कम होंगे, क्यों, क्योंकि ग्रेन्स बड़े हैं इसलिए ग्रेन्स हमारे कम होंगे, तो उतना कम पानी की ज़रूरत पड़ेगी हमें क्या करने के लिए, कि उनको वेट करने के लिए, ठीक है। तो कम पानी में ही वो अच्छे से वेट हो जाएंगे, ठीक है। तो और उसमें क्या है कि किस पे, एट मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी पे, यानी कि उस टाइम पे उनकी जो ड्राई डेंसिटी होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी होगी यानी MDD यहाँ पे ज़्यादा है। फिर क्या बोल रहा है, फिर उसकी वजह से क्या होगा कि उसका जो जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट होगा वो उसका लेस हो जाएगा। यानी ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट जो हमें मिलता है, जो काफ़ी ज़्यादा होता है हमारे फाइन ग्रेन्स के लिए, वो हमें काफ़ी कम पे ही मिल जाएगा। यानी कोर्सर ग्रेन्स के लिए हमें काफ़ी कम पानी यूज़ हो रहा है तो वो हमें पहले ही मिल जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? तो ये सारे इंटर रिलेटेड थे, यानी दोनों स्टेटमेंट भी सही था और उसका रीज़न भी सही था। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड विल हेल्प इन रिड्यूसिंग सेग्रीगेशन इन कंक्रीट, नॉट यूजिंग वाइब्रेटर टू स्प्रेड द कंक्रीट, बिल्कुल सही है। फिर क्या बोल रहा है, रिड्यूसिंग द कंटिन्यूड वाइब्रेशन, वो भी सही है, यानी कि हमें वाइब्रेटर यूज़ नहीं करना चाहिए कंक्रीट को स्प्रेड करने के लिए, सही बात है। फिर उसने क्या बोला कि हमें रिड्यूस कर देना चाहिए क्या, वाइब्रेशन का यूज़, वो भी सही बात है। अब देखो बिल्कुल यूज़ नहीं करना सही बात थी, तो कम करना तो सही, ऑब्वियसली सही बात होगी, तो ये दोनों स्टेटमेंट तो सही हो गए। फिर क्या बोल रहा है, इम्प्रूविंग द कोहेशन ऑफ लीन ड्राई मिक्स थ्रू एडिशन ऑफ अ फर्दर क्वांटिटी ऑफ वाटर। अब क्या बोल रहा है कि अगर हमें कोहेशन इंक्रीज़ करना है, ठीक है, तो हमें ड्राई मिक्स ऐड करना पड़ेगा, यानी जो एडिशन ऑफ फर्दर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर हम करते हैं वो चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। तो ये बात भी सही है हमारी, बिल्कुल ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, तीनों स्टेटमेंट सही हो गए, दैट मीन्स कि हमारा क्या है कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं। अब क्या है
कि इसमें टेंडेंसी टू सेग्रीगेट, यानी सेग्रीगेशन किस किस तरीके से हो सकता है। तो इसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं। तो क्या बोल रहा है पहला कि रिड्यूसिंग द हाइट ऑफ ड्रॉप ऑफ कंक्रीट, ठीक है, यानी कि हाइट ऑफ ड्रॉप ऑफ कंक्रीट जो होना चाहिए वो काफ़ी कम होना चाहिए, अदरवाइज हमारा सेग्रीगेशन हो सकता है। फिर क्या बोल रहा है, नॉट यूजिंग वाइब्रेशन, ऑब्वियसली ये तो मैंने आपको बता दिया कि वाइब्रेशन का यूज़ या तो नहीं करना चाहिए या तो हमें बहुत ही ज़्यादा कम करना चाहिए, ठीक है, क्लियर हो गया। फिर अब क्या बोल रहे हैं, मीन्स ऑफ स्प्रेडिंग अ हीप, ठीक है, वो हीप ऑफ कंक्रीट बेसिकली क्या होता है, यानी हीप ऑफ कंक्रीट हमारा ये हो गया। अब इसको स्प्रेड करने के लिए क्या है, हम वाइब्रेशन यूज़ करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर तीसरा क्या बोल रहा है, रिड्यूसिंग द कंटिन्यूड वाइब्रेशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अभी हमने ये भी मना किया कि वाइब्रेशन यूज़ ही नहीं करना चाहिए पहली बात तो, लेकिन अगर यूज़ कर भी रहे हैं तो बहुत ही मिनिमम अमाउंट के लिए यूज़ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है कि जो स्कम ऑफ द कंक्रीट है ये इसको ऊपर ले आता है, और जो हमारे कोर्सर पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि हमारे जो कोर्सर एग्रीगेट्स होते हैं, वो सारे के सारे क्या है, बेस पे एक साथ क्या कहते हैं, जमा हो जाते हैं, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि ये इंप्रूविंग द कोहेशन ऑफ लीन ड्राई मिनिमम थ्रू द एडिशन ऑफ फर्दर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर, ठीक है। अब क्या है कि हमारा क्या है कि अगर हमें कोहेशन इंक्रीज़ करना है, ठीक है, यानी कि हमें ड्राई क्या करने के लिए कंक्रीट को ड्राई करने के लिए अगर हमें क्या कहते हैं कोहेशन अच्छे से इंक्रीज़ करना है, तो हमें क्या करना चाहिए, जो एडिशन ऑफ अ फर्दर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर है उसको कम से कम रखना चाहिए, ठीक है। या तो पूरा ही अवॉइड करना चाहिए या तो कम से कम रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम वो ज़्यादा करेंगे तो भी हमारा सेग्रीगेशन के चांसेस क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज़। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स और टेक्निक्स विल बी यूज्ड फॉर प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट एंड डी वाटर्ड केशन और कॉफर डैम्स, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि हमारा जो कैसन और कॉफर डैम्स होते हैं वो होते क्या हैं। पहली बात तो जो कैसन और कॉफर डैम्स होते हैं वो हमारे दोनों स्ट्रक्चर्स यूज़ होते हैं, कहाँ पे यूज़ होते हैं, जब हमारा कंस्ट्रक्शन क्या होता है, बेसिकली जब हमारा कंस्ट्रक्शन जो होता है वो अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, वहाँ पे ये दोनों स्ट्रक्चर्स का यूज़ आता है। तो चलो एक एक करके हम एक बार मेंशन भी कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या है हमारा ये कॉफर डैम्स एंड केसन आर बोथ structures are used when undertaking construction works in areas submerged and underwater, ठीक है, क्लियर हो गया कि बेसिकली हम ये दोनों कहाँ पे यूज़ करते हैं। अब देखो जो मेन डिफरेंस होता है इन दोनों डैम में, क्यों, क्योंकि ये दोनों ही वैसे देखा जाए तो क्या है कि हमारा जो कॉफर डैम है वो हमारा टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, कि जो रिमूव कर दिया जाता है कब, जब भी हमारा काम कंप्लीट हो जाता है तो वो हम रिमूव कर देते हैं। जबकि हमारा जो केसन डैम है वो केसन डैम क्या होता है कि वो उसी जगह पे रहता है, ठीक है, वो कंप्लीट पार्ट होता है एज अ उस स्ट्रक्चर का। तो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं सेकेंड पॉइंट हमारा कि जो हमारा केसन, ठीक है, केशन डैम है वो क्या होता है हमारा built to remain in place as a part of completed structure, ठीक है। जबकि हमारा कॉफर डैम क्या होता है, कॉफर डैम होता है हमारा टेम्पररी स्ट्रक्चर that is removed after completion, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई कि क्या है
ठीक है। कैश एंड डैम हमारा क्या होता है, ये हमारा परमानेंट स्ट्रक्चर है, यानी स्ट्रक्चर का एक पार्ट होता है। फिर दूसरा हमारा क्या है, कॉफर डैम। कॉफर डैम हमारा क्या होता है, बेसिकली टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर होता है जिसको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और ये दोनों ही कहाँ यूज़ होते हैं, ये दोनों ही उस जगह पे यूज़ होते हैं जहाँ पे भी हमें अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन करना होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पियर, ठीक है। जब हम ब्रिज बनाते हैं तो जब हम पियर बनाते हैं तो पियर के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें नीचे स्ट्रेटा तक जाना पड़ता है, तो वहाँ पे हम कैश एंड डैम और कॉफर डैम का यूज़ देख सकते हैं, ठीक है। अब चलो, अब क्या पूछ रहा है, अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स और टेक्निक्स विल बी यूज्ड फॉर प्लेसिंग कंक्रीट इन डीवाटर्ड केसन और कॉफर डैम, ठीक है। तो कौन सा मेथड बेसिकली हमारा यूज़ हो सकता है, तो वो होगा इन द ड्राई प्रैक्टिस, ठीक है, इन द ड्राई प्रैक्टिस, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं कि ये होता क्या है। तो पहली बात तो ये कि यहाँ पे क्या है कि तो कंक्रीट है, तो कंक्रीट मस्ट बी प्लेस्ड इन अ हॉरिजॉन्टल लेयर लेस देन 150 mm डेप्थ, ठीक है। तो कंक्रीट का लेइंग कैसे कैसे करना है हमें और किस किस जगह पे किस तरीके से प्लेस करते हैं हम, ये यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है। तो सबसे पहला क्या है हमारा कि कंक्रीट मस्ट बी प्लेस्ड इन हॉरिजॉन्टल लेयर्स लेस देन 150 mm डेप्थ। अब ये मेथड हमें कहाँ पे यूज़ करना है, ये मेथड हम यूज़ करेंगे बेसिकली हमारा जहाँ पे भी कंक्रीटिंग इन वॉल हो रही है, फुटिंग हो रही है, या फिर और कोई जो थिन सेक्शंस होते हैं हमारे, ठीक है। अब दूसरा मेथड क्या है, ड्रॉपिंग ऑफ द कंसिडरेबल हाइट, जो हमारा ड्राई प्रैक्टिस होता है, ठीक है। अब ये ड्राई प्रैक्टिस होता है, अब देखो ये हमारा काम का है, ठीक है, जो हमारा यहाँ पे काम आ रहा है। तो ड्रॉपिंग फ्रॉम द कंसिडरेबल हाइट्स, क्यों, क्योंकि ज़्यादा हाइट से अगर हम ड्रॉप करेंगे कंक्रीट को तो क्या होगा, वहाँ पे सेग्रीगेशन हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे लिखा है कंसिडरेबल हाइट्स, ठीक है, जो हमारा ड्राई प्रैक्टिस होता है। तो अब क्या होता है वहाँ पे, ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कास्ट एंड सीतो, यानी कि बेसिकली पाइल्स वगैरह जहाँ पे हम फील्ड पे ही यानी ऑन द फील्ड ही हम कंक्रीट को वहाँ पे कास्ट करते हैं, तो वहाँ पे हमारा ये यूज़ होता है, यानी और हमारे डीप केसन में, ठीक है। अभी यही चीज़ें हमने पीछे देखी। फिर क्या है कि हम बैचिंग ऑफ कंक्रीट की तरफ में, यानी कंक्रीट को बैचेस में डिवाइड करके तब कंक्रीट को प्लेस करते हैं। ये बेसिकली हम कहाँ करते हैं, ये चीज़ हम करेंगे अपने कंक्रीटिंग जब हम स्लैब में कर रहे होते हैं। अब क्या है नेक्स्ट क्या है, फिक्स्ड फ्रॉम पेविंग और स्लिप फ्रॉम पेविंग, ठीक है। फिक्स्ड फ्रॉम पेविंग और स्लिप फ्रॉम पेविंग, ये कौन सा मेथड हम यूज़ करते हैं। अब ऑब्वियसली हम पेविंग कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम कहाँ पे देख सकते हैं पेविंग हमारा, बेसिकली हाईवे या फिर रनवे पेवमेंट्स पे। ट्रिमी मेथड क्या होता है, तो ट्रिमी मेथड इट इज़ अ मेथड ऑफ प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट अंडर वाटर, ठीक है। ये भी एक मेथड है जहाँ पे हम कंक्रीट को प्लेस करते हैं, कहाँ पे, अंडर वाटर प्लेसमेंट जहाँ होता है वहाँ पे हम ये मेथड यूज़ करते हैं। लास्ट क्या है हमारा, प्री पैक्ड कंक्रीट। प्री पैक्ड कंक्रीट हम कहाँ पे यूज़ करते हैं कि हमारा जहाँ पे भी प्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट अंडर वाटर होता है, यानी कि व्हेन द ट्रिमी मेथड इज़ नॉट फिजिबल। अब क्या है यहाँ पे देखो, अंडर वाटर के लिए हमें 3 चीज़ें दिखी, या तो हम ड्रॉपिंग फ्रॉम कंसिडरेबल हाइट करते हैं, ये ड्राई प्रैक्टिस है, ठीक है, जहाँ पे पहले हम केसन वगैरह बनाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम उसको वहाँ पे वाटर को क्या कहते हैं निकालते हैं वहाँ से, उस जगह को खाली करते हैं, फिर वो यानी बेसिकली ये हमारा ड्राई प्रैक्टिस है। लेकिन अब हम क्या है, वाटर को रिमूव नहीं कर सकते और वहाँ पे ही हमें स्ट्रक्चर डेवलप करना है, तो हम क्या करते हैं, हमारा ये ट्रिमी मेथड यूज़ करते हैं या फिर हमारा प्री पैक्ड कंक्रीट मेथड यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परमेबिलिटी इन कंक्रीट इज स्टडीड टूवर्ड्स प्रोवाइडिंग फॉर और गार्डिंग अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है कि हमारा परमेबिलिटी इन कंक्रीट जो है वो बेसिकली हमें क्या बताता है, यानी ये क्या फीचर्स को डेवलप करता है। तो अब क्या बोल रहा है, चलो पहला देख लेते हैं। पहला बोल रहा है कि the penetration by material in solution may adversely affect the durability of concrete, moreover aggressive liquid attack of the concrete। बिल्कुल सही बात है, यानी कि ये बोलना ये चाह रहा है कि बेसिकली अगर हम देखा जाए कि कंक्रीट में अगर हमारे किसी भी लिक्विड का यानी किसी भी एसिड या केमिकल का अगर हमारा एंट्रेंस हो जाता है, ठीक है, कंक्रीट स्ट्रक्चर में, तो वो क्या करता है, वो हमारे पहली बात तो रेनफोर्समेंट को भी अफेक्ट करता है, प्लस हमारे कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी को भी कम करता है, उसकी स्ट्रेंथ को भी अफेक्ट करता है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा ये क्या है कि हमारा जो परमेबिलिटी होना चाहिए कंक्रीट का वो बहुत कम होना चाहिए, ठीक है, या फिर नेग्लिजिबल होना चाहिए। तो बिल्कुल फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा सही है।
फिर क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ रेनफोर्समेंट इनग्रेस ऑफ मॉइस्चर एंड एयर विल रिजल्ट इन कोरोजन। ऑब्वियसली मैंने आपको यही चीज़ अभी समझाया कि वो क्या करता है कि हमारे रेन अगर वो एंटर कर गया, यानी हमारा कंक्रीट अगर परमिएबल हुआ और वो हमारा क्या हुआ, बाहर से एसिड वगैरह हमारे एंटर कर गए, तो वो क्या करेंगे, हमारे रेनफोर्समेंट को वीक करेंगे, प्लस कोरोजन हुआ तो कोरोजन से ऑलरेडी जो उनकी स्ट्रेंथ होगी वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। तो हमारा जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट होगा कम्प्लीटली, ठीक है। यानी फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया। अब क्या है कि यहाँ पे क्या है हमारा नेक्स्ट है थर्ड स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, द मॉइस्चर पेनिट्रेशन डिपेंड्स ऑन द परमेबिलिटी एंड इफ द कंक्रीट कैन बिकम सैचुरेटेड विथ वाटर इट इज़ लेस वनरेबल टू फ्रॉस्ट एक्शन। फ्रॉस्ट एक्शन क्या होता है, फ्रीजिंग एंड ड्राइंग, ठीक है। तो फ्रीजिंग एंड ड्राइंग, अब क्या बोल रहा है कि जब पेनिट्रेशन यहाँ पे क्या है, यानी जब मॉइस्चर पेनिट्रेट करेगा, ठीक है। अब क्या है कि कंक्रीट यानी परमिएबल हो गया अगर, तो क्या होगी, वाटर ड्रॉपलेट्स यानी मॉइस्चर जो है कि वो वहाँ पे अंदर एंटर कर जाएगा, तो वो कह रहा है कि वो लेस वनरेबल हो जाएगा फ्रॉस्ट एक्शन के लिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, अगर टेम्परेचर ड्रॉप हुआ तो वो इट विल बी मोर वनरेबल टू फ्रॉस्ट एक्शन, यानी कि इंटरनली जो वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे वो फ्रीज कर जाएंगे और फिर ड्राई पड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे क्या होगा कि हमारे ये फ्रॉस्ट एक्शन को और ज़्यादा बढ़ाएगा, ठीक है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी यानी कि 1 and 2 ओनली इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हो गया। वही सारे प्रोसेस मैंने आपको यहाँ पे डिफाइन भी कर रखे हैं, अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रखे हैं, ठीक है, ताकि आप बाद में जब रिवाइज करोगे तो आपको ये चीज़ें भूलेंगी नहीं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ओके। अब वापस से थर्सडे को मिलते हैं, यानी कि डे आफ्टर टमारो। और तब तक आप अभी तक जितने भी सीमेंट, मोर्टार एंड लाइन और कंक्रीट के लेक्चर्स हुए हैं वो आप एक बार अच्छे से कर लेना और अच्छे से रिवाइज भी कर लेना, ठीक है। रिविजन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।